एक मार्च से परिवर्तन यात्रा जो शुरू हुई है तो वो अलग अलग जगह से आ रही है, यानी बीजेपी ने अपना स्टैंड देना शुरू किया है। अभी जो एसआईआर को लेकर धरने पर बैठी थी, जब भी ममता जी बैठती तो किसी ना किसी मुद्दे को जब लेके बैठती हैं तो फिर सोल्यूशन लेके निकलती हैं। ये अचानक बीच में कैसे उड़ गई? कि नीचे ज़मीन गर्म हो रही है और उसकी गर्माहट का एहसास ममता बनर्जी को होने लगा है। पिछली बार जैसे विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद की हिंसा, जो अभूतपूर्व हिंसा हुई थी इस देश में, कभी मतलब बहुत सालों बाद, मतलब हम लोगों की रिपोर्टिंग कैरियर में तो इतना नहीं रहा कि आप पूरे घर गिरा दें, रेप हो, मर्डर हो चुनाव के बाद, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हुआ, लेकिन अभी एसआईआर जब आया तो एसआईआर ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वो सीट दिखा चुकी टीएमसी के साथ नहीं है, वहाँ से आगे निकली हुई थी बीजेपी। दूसरा, 47,000 नाम उस सीट से कटे हैं जो हट गए हैं, जिन पर कोई बात ही नहीं होनी कि भाई भवानीपुर में क्या होगा, क्योंकि भवानीपुर से ममता बनर्जी एक ऐसा जादुई चिराग घिसेंगी कि जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं वो उनको ले आएंगी, जो मर गए हैं उनको ले आएंगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, 10-10, 11-11 लाख लोग गायब है। ये ममता बनर्जी का डर ये है कि अगर एसआईआर से इतना ज़बरदस्त वो हुआ, एसआईआर इसीलिए मुद्दा है और एसआईआर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ममता बनर्जी ये जानती हैं कि मुझे सिर्फ हिंदुओं के इतने % वोट चाहिए। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जो पहले इलीट जिसको कहते हैं, जो भद्र में तब्दील होता है, वो कैसा भद्र है वो जानते होंगे। 7-8% लोग जो फर्जी, जो घुसपैठिए, जिनको इसीलिए तैयार किया गया था, अब वो कह रहे घुसपैठिए क्या, अरे जिनके नाम कट गए एक तरह से तो वो तो घुसपैठिए ही थी ना, वो बांग्लादेश से आए नहीं आए सवाल नहीं है साहब, वो फर्जी थे ना। क्योंकि ममता दीदी अब इतनी ज़्यादा अपनी श्रृंखलाओं में आगे निकल गई हैं, वो ये चाहती हैं कि मुझको वो सरकार एक कोई गलती करे, केंद्र सरकार एक राष्ट्रपति शासन दे दे मुझे। बीजेपी के लिए समस्या ये नहीं है कि उसको जीतना कैसे, बीजेपी के लिए समस्या ये है कि उस सिस्टम को कैसे बनाए रखना है कि अचानक वो ब्रेक करने में कामयाब ना हो जाए ममता बनर्जी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ममता बनर्जी जिस लेवल पे जा रही हैं वो लेवल उनको इस पूरे चुनाव को प्रेसिडेंट रूल में ना करना पड़ जाए। एक और बात कही जा रही, चुनाव आयुक्त की आपने जब बात की कि पिछले बार 8 चरण में, जहाँ तक मुझे याद है 8 चरणों में बंगाल में चुनाव हुआ था, है ना, 7 या 8 चरणों में हुआ था। इस बार कहा जा रहा है कि ये चरण कम किए जाएं, शायद सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है। इसकी क्या वजह है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव को निपटा दिया जाए? दरअसल उससे क्या होता है कि हम लोग जो बूथ कैप्चरिंग का और उसका सबका एक मैकेनिज्म होता है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बस होने को हैं, यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये अलग बात है कि अभी तक घोषणा नहीं की गई है कि चुनाव कब होंगे। चुनाव आयोग की घोषणा का सबको इंतजार है, लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव की सुगबुगाहट कैसी है? ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर धरने पर बैठी, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के अचानक से उठ भी गईं। इसके पीछे क्या वजह है? वहाँ पर राज्यपाल बदल दिए गए हैं। जो राज्यपाल गए वो ये कह के गए कि वो 10 में से खुद को 2 नंबर देते हैं, और जो नए आए हैं उनके साथ भी क्या ममता की पटरी बैठेगी या नहीं बैठेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि राज्यपाल से उनकी बनती नहीं है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के लोग इस बार चुनाव में क्या सोच रखते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर उसी सरकार के साथ जाना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी से, क्योंकि वो अभी अभी कुछ दिन बंगाल में गुजार कर आए, तो उनसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता सकता। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद। आप 8-10 दिन अभी गए थे पश्चिम बंगाल में, खासतौर से चुनाव के ही जो कुछ सुराग ढूंढने की चल क्या रहा है वहाँ पर, क्या देखा आपने इस बार? किस तरह की चुनावी सरगर्मी दिखी वहाँ पर? देखिए, जब मैं पहुंचा चुनाव, मैंने सोचा कि पहले एक बार जब तक चुनाव अनाउंस ना हो उससे पहले का माहौल ज़रूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा से, हम लोग ये सीखते आए हैं कि चुनाव से, घोषणा से पहले लोग बातें कर सकते हैं, वरना उसके बाद फिर बहाव के हिसाब से होते हैं और वोट के समय तक आपको कोई भी चीज़ का पता नहीं देते हैं। तो उन 8-10 दिनों में बंगाल के अंदर के बदलाव को दिख रहा था। बंगाल जिस तरह से पिछली बार से ज़्यादा खामोश दिखाई दिया, पिछली बार से जिस तरह से इस समय तक जब मैं गया था, पिछले चुनाव की बात करें अगर हम विधानसभा के 2021 के, तो उस वक्त बहुत ही गहमा गहमी थी और बीजेपी बहुत ही ताकत के साथ, मतलब सड़कों पे भी दिख रही थी, पोस्टर्स में भी दिख रही थी और लोग बात भी कर रहे थे।
इस बार थोड़ा चेंज दिख रहा है। सड़क पर बीजेपी का प्रेजेंस अभी उतना नहीं दिखाई दिया, हालांकि अब तो रैलियां चलनी शुरू हो गई हैं, रैलियां और अभी चल रही है। 1 मार्च से परिवर्तन यात्रा जो शुरू हुई है तो वो अलग अलग जगह से आ रही है, यानी बीजेपी ने अपना स्टैंड देना शुरू किया है। तो वो एक बड़ा दिलचस्प लग रहा था कि बीजेपी अभी वहाँ से सिनेरियो में उस तरह से नहीं आई जैसा पिछली बार था। दूसरा, ममता बनर्जी लगभग उसी अंदाज में थी और उनके लोग पहले से ज़्यादा शुरुआत में वोकल दिख रहे थे। अभी पिछले 2-3 दिन से मुझे लगता है कि ममता दीदी ने खुद ही संभाल लिया जो धमकी देने का काम है और वो सब है। उन्होंने सोचा कि अब इन पर नहीं छोड़ा जाए, अब खुद से ही निपटा जाएगा। तो उन्होंने जिस तरह के बयान उनके आए या महुआ मोइत्रा के आए, वो सब बयान उस तरह की तरफ इशारा कर रहे कि नीचे ज़मीन गर्म हो रही है और उसकी गर्माहट का एहसास ममता बनर्जी को होने लगा है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है। लोग अभी जो बीजेपी के लोग हैं, जो वोटर्स हैं जैसे अलग अलग, वो अब पहले बीजेपी के वोटर्स कैमरे पे भी आ रहे थे, खूब वोटर्स आ रहे थे, अभी वो कम है। चूँकि अभी हम लोग कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में घूम रहे थे, चूँकि ये वो इलाका वैसे भी है जो टीएमसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अगर हम लोग देखेंगे पूरा आसपास मिला के 105 सीटों में से 100 से ज़्यादा सीटें टीएमसी के पास थी, तो टीएमसी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दूसरा कि पिछली बार जैसे विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद की हिंसा, जो अभूतपूर्व हिंसा हुई थी इस देश में, कभी मतलब बहुत सालों बाद, मतलब हम लोगों की रिपोर्टिंग कैरियर में तो इतना नहीं रहा कि आप पूरे घर गिरा दें, रेप हो, मर्डर हो चुनाव के बाद, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हुआ और उसके बाद केंद्र की तरफ से उनको ऐसा लगता है कि आज भी की मदद उस तरह नहीं मिली, तो वो उनके अंदर एक खामोशी वहाँ बैठी दिखाई दी, लेकिन वो पार्टी के साथ है। ये बड़ा दिलचस्प था। मुझे लगा कि शायद ये भाई नहीं होगा। वो कह रहे कि साहब हमको तो ये मालूम नहीं कि ऊपर मोदी क्या सोचते हैं या ममता क्या सोचती है। बड़ा दिलचस्प बात ये थी कि वो कह रहे मोदी ममता एक है। ये एक है ना परसेप्शन वहाँ पर बना हुआ है, और पिछले चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था कि वहाँ के लोगों के मन में यह है कि मोदी और ममता एक है। और दूसरी बात जो आपने कही चुनावी हिंसा की बात, हालांकि पश्चिम बंगाल में तो पॉलिटिकल वायलेंस जब लेफ्ट के समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में जो हमने तस्वीरें देखी थी और जिस तरह की हिंसा हुई थी, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं या बीजेपी के समर्थक हैं उनके साथ जो हिंसा हुई है उसको लेके डर अंदर बैठ गया। तो दूसरा, बीजेपी की उतनी सीटें भी नहीं आई थी, सरकार भी नहीं बन पाई। शायद एक ये भी वजह है कि इस बार बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कुछ बोलने से बच रहे हों, क्योंकि पिछली हिंसा उन्होंने देखी थी। आप जो ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं ना, ज़मीन की नेता है वो। वैसे भी अगर देखा जाए, सड़कों पे उतरना ऐसा नहीं कि वो माहौल बनाने के लिए, उनको पता है कि वो कनेक्ट वहीं से कर पाती हैं और लोगों को उनकी वही छवि है जो सत्ता दिलाती है लोगों के बीच में। अभी जो एसआईआर को लेकर धरने पर बैठी थी, जब भी ममता जी बैठती तो किसी ना किसी मुद्दे को जब लेके बैठती हैं तो फिर सोल्यूशन लेके निकलती हैं। ये अचानक बीच में कैसे उड़ गई? दरअसल ममता बनर्जी जब आई तब भी बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि भवानीपुर में जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, भवानी जहाँ से ये नंदीग्राम से चुनाव हारी थी और ये उन मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में शामिल हो गई। वो विशिष्ट क्लब है जिसमें आप मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए हो, है ना, और उसके बावजूद आपकी सरकार आ रही हो। जैसे पुष्कर धामी आपने पिछली बार देखे है ना, इससे पहले एक यूपी में थे त्रिपुरा नारायण सिंह। तो अलग अलग लोग इस तरह से हुए हैं, तो ममता बनर्जी उनमें एक शामिल हुई। उसके बाद वो भवानीपुर चुनाव लड़ने गई, क्योंकि भवानीपुर में उनकी पार्टी का उम्मीदवार 28,000 वोटों से उस समय जीता था। तो जब उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा तो वो 58,000 वोटों से जीती थी, तो ये एक लीड थी। लेकिन अभी एसआईआर जब आया तो एसआईआर ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वो सीट दिखा चुकी टीएमसी के साथ नहीं है, वहाँ से आगे निकली हुई थी बीजेपी। दूसरा, 47,000 नाम उस सीट से कटे हैं जो हट गए हैं, जिन पर कोई बात ही नहीं होनी है, वो तो हटा गए, वो डिलीशन लिस्ट में है, उनको विलोपन में लिख दिया गया कि विलोपन में ये गए, इनका कोई वोट नहीं। प्लस 2,000 उसके बाद जो नाम में नहीं आए, शामिल नहीं हुए, तो 49,000। 14,000 लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसमें, जिनके नाम में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जिनको जो उसमें है, जो देखे जा रहे हैं। तो आप अगर इसको जोड़ लेती हैं तो उनकी जीत तो कहीं और चली गई, वो तो हार की तरफ चली गई। तो ये एक, और उसके बाद
मैं चूँकि बहुत ही उस दिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, मैं वहीं खड़ा था और सुबह से सोच रहा था कि चलिए आज तो कुछ बहुत शानदार खबर होगी। और मैं जैसे ही लिस्ट आना शुरू हुई, वो हालांकि देखिए हमको कोई वो हम लोग वहाँ का रिपोर्टर्स हैं, तो हम लोग इतना ज़्यादा गहरे से नहीं धसेंगे कि भाई हमको मालूम वहाँ यहाँ क्या हो रहा, कितने नाम कटे। लेकिन कुछ सीटें तो आप टारगेट करके रखते हैं। भवानीपुर हमारी नज़र में थी कि भाई भवानीपुर में क्या होगा, क्योंकि भवानीपुर से ममता बनर्जी एक ऐसा जादुई चिराग घिसेंगी कि जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं वो उनको ले आएंगी, जो मर गए हैं उनको ले आएंगी। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। दो अगले दिन अखबारों में वो सिर्फ 2 नाम छप पाए कि उन्होंने कहा साहब हमने दिया था दोनों, एक दीपाली, सब नाम अब याद आ रहा, चूंकि मैं भाई वो नाम तो ऐसा नहीं है कि हम याद रखें, लेकिन एक दीपाली और एक और महिला का नाम था। उन 2 के नाम थे कि साहब हमने कागज दिए, साहब हमारा नाम नहीं है। यानी 47,000 जो नाम कटे उसमें से वो 2 ही लेकर आए। लेकिन नहीं, ये 47,000 में से ये बल्कि उसमें से भी वो डिस्क्रिपेंसीज वाले में थे शायद, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा नाम उसमें शामिल नहीं हुआ, जबकि नाम तो सबके शामिल थे। तो उसमें लिस्ट में ये पहली बार ऐसा किया उन्होंने, विलोपन लिस्ट जो नहीं है उनका, और फिर नीचे वो दिया है जिनको विलोपित कर दिया उनका भी नाम था, जिनको जो डिस्क्रिपेंसीज में उनका भी नाम है, और जो मतदाता पाए गए उनका भी नाम है। तो इससे ये तो समझ में आता है ना कि थोड़ी एसआईआर को लेकर जो बवाल खड़ा किया जा रहा है, तो पारदर्शिता तो है ना। अब इसमें बैठने की, धरने पे बैठने की क्या जरूरत पड़ी और फिर उठने की क्या जरूरत पड़ी? मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद उनको लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। अब उनको तो बताना है, उन्होंने ऐलान कर रखा था कि भीड़ निकल आएगी सड़कों पर। बल्कि मैं आपको बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उससे पहले दिन सब लोग डरे हुए थे, पॉलिटिशियंस भी, वो भी सब जो बीजेपी के है, तमाम लोगों से मैं बात कर रहा था, कल बहुत कुछ हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। अरे मैंने कहा यार कैसे हिंसा होगी, मैं तो ऐसी कारों में ही घूम रहा था, अलग अलग टैक्सीज में, ताकि अलग अलग कम से कम वो तो बोलेगा, टैक्सी वाला तो बोलेगा दिन भर। तो उसने बताना शुरू किया कि साहब कल बहुत हिंसा होगी साहब। मैंने क्यों होगी, वही कल लिस्ट आने वाली। तो मैंने कहा उसमें लिस्ट आने में हिंसा की क्या बात है, और अगले दिन कोई हिंसा नहीं हुई। वो जब लोग नहीं दे पाए, ममता बनर्जी का ये दांव फेल हो गया, तो इसको वो कैसे बता सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि साहब इन लोगों के नाम काट दिए गए, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, जो 63 लाख नाम है वो तो गायब हो चुके, अब आप उनमें कुछ नहीं कर सकते, वो कम्प्लीटली है, उसमें कोई चीज़ नहीं, उसमें आप कोर्ट में जाइए कहाँ देखिए, क्योंकि वो आए ही नहीं। 22-24 लाख मर चुके हैं, उसके बाद परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो चुके, और उसके बाद लोग आए नहीं जो लोग थे। तो इस तरह से वो सूची तो पूरी हो गई। वो पहले 58 लाख थी, प्लस उसमें 5 लाख और जुड़ गए थे, तो 63-64 लाख की। अब जो 60 लाख है, ममता बनर्जी का टारगेट ये 60 लाख कि वो मिनिमम बचा सके। इनमें से जितने बचेंगे वो बहुत ही, क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद 10-10, 11-11 लाख लोग गायब है, उन लोग उन पे शक है, और वो उनको गायब कर रहे हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी इस मैसेज को देना चाहती थी कि देखिए हमने साहब खूब लड़ाई लड़ी अपने वोटर्स को ये बताने के लिए, हम तो सड़क पे उतरे थे, लेकिन अब मरे हुए को कहाँ से लाएं, जो चली गए ऊपर। लेकिन ये लगता है कि एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार वहाँ पर चुनाव में। एसआईआर मुद्दा है, एसआईआर इसलिए मुद्दा है क्योंकि देखिए जीत हार को ख़त्म कर रहा है। बीजेपी 145 सीटों पर वहाँ कभी ना कभी आगे रह चुकी है, यानी 145 सीटों पर बीजेपी ऐसा कर चुकी है कि या तो वो लोकसभा चुनाव में आगे रह गई उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, या उसने विधानसभा चुनाव में उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आ गया। 293 पे चुनाव, 294 टोटल हैं, उस पर चुनाव होना है। उसमें से आप अगर 145 सीटों पर आगे रह चुके हो तो वो आपकी ए ग्रेड सीटें हैं जहां आप लड़ रहे हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी का डर ये है कि अगर एसआईआर से इतना ज़बरदस्त वो हुआ तो जो जीत का अंतर, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। चलिए 2021 में जब वोटिंग हुआ तो हम लोग सब ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी बहुत आगे है और दिख रहा है, चूँकि बीजेपी 10% से सीधे 38% पे पहुंच गई थी। तो ये जो 28% का जो जंप है वो आपको दिखता है, आप उसको देखते हैं। लेकिन ममता बनर्जी चूँकि पहले से ही 43-44 पे थी और उनका 4% और बढ़ा, तो उनके बीच का 10% गैप था। लोकसभा चुनाव में हमको लगा कि वो बीजेपी शायद बहुत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जो डर है वोटर आएगा। बीजेपी का वोट 0.9% बढ़ गया, बढ़ाई था, हाँ। और उनका 2% कम हुआ। तो आप इसको सोचिए, 3% का अंतर हुआ, 7% हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोगों ने वोट डाला होगा या नहीं डाला होगा, लेकिन एक संख्या के तौर पे बात करते हैं, प्रेजम्पशन 7% से 9% लोग नाम कट रहे हैं। तो एक इवन प्लेइंग फील्ड आ गया आपको,
आप एक ऐसी जो पिच पर बीजेपी चाहती भी थी। हाँ, जो दोनों ऐसी पिच पे खड़े हैं जहां कोई भी गलत शॉट खेलेगा वो आउट हो जाएगा टूर्नामेंट से। तो इसीलिए दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर है और एसआईआर इसीलिए मुद्दा है और एसआईआर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, आप क्योंकि अभी होकर आए हैं, पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मुद्दे वहाँ पर निकल के आए थे, चाहे अजगर कॉलेज वाला मामला रहा हो, संदेश खाली का मामला रहा हो, भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले आए। क्या ये सारे मामले वहाँ पर सत्ता जो सरकार है टीएमसी की, उसको लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं या ये उतना असर नहीं दे रहा है? देखिए, मुद्दे क्या क्या हैं बेसिकली इस बार के मुद्दा, लोगों का? आपको ये समझ लीजिए, वहाँ जाके एक तो एंटी इनकम्बेंसी है। अगर बीजेपी की हम आईडी से देखें तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ बीजेपी को ताकत दे रहा है। दूसरा जो डीए का मुद्दा है, ये छोटे छोटे मुद्दे हमको लगते हैं, लेकिन वो सरकारी कर्मचारियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल चुका आदेश, लेकिन ममता बनर्जी नहीं दे रही। और ये सरकार भत्तों पर है, इसको कहा जा रहा है ये भत्तों की सरकार है जो भत्तों पे चल रही है। क्योंकि जो आइडिया है, जैसे लक्ष्मी, जब हम यहाँ से गए तो लक्ष्मी भंडारी थे, उनके पास एक योजना, उन्होंने क्या किया, ये अपने बजट में 1000 से उसको 1500 कर दिया। पिछली बार की बड़ी शानदार योजना थी, उनको उसका बड़ा फायदा मिला और था। लक्ष्मी योजना और एक और कौन सी अब उन्होंने एक प्रकल्प युवा साथी कर दिया। उसमें हर एक को जो 18 साल से 40 साल के बीच मैट्रिक पास है उसको वो 1500 रुपया देंगी। तो उसमें लगभग 83 लाख फॉर्म भरे गए। तो एक मेजर वो था, ये भी एक मुद्दा है। दूसरा, बीजेपी अपनी तरफ से एक मुद्दा जरूर उठा रही है, वो है कि सुरक्षा का मुद्दा, डेमोग्राफी चेंजेस का मुद्दा। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने उससे उनको कोशिश की कि वो उनको रोकें, और ममता बनर्जी खुद को वहाँ मुद्दे के तौर पर रखती हैं कि मैं ही मुद्दा हूँ, आप या तो मुझे चुनोगे या तो मुझे सेलेक्ट करोगे या मुझे रिजेक्ट करोगे। और पूरी पॉलिसी वहाँ, बीजेपी के पास कोई इस तरह का चेहरा नहीं है, नहीं उन्होंने डेवलप नहीं किया या वो हो नहीं पाया, ये उनकी अपनी इंटरनल वो है। क्योंकि वहाँ आप ये देखिए, दिलीप घोष तब बाहर निकलते हैं जब उनको अमित शाह जाके समझाते हैं। ये मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि बीजेपी की स्ट्रेटजी, आप चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, तमाम चुनावों में, राजस्थान का चुनाव देख लीजिए, चेहरा बीजेपी ऐसे चेहरे पे नहीं लड़ती, चेहरा एक ही होता है, वो होता है मोदी, है ना। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, क्या वहाँ पर, क्योंकि पिछले चुनाव का अगर अनुभव देखा जाए, जिस तरह से बीजेपी की कैंपेनिंग चल रही थी और मीडिया में जिस तरह से बातें चल रही थी, हाइप बहुत ज़्यादा था, उस हाइप के मुकाबले सीटें कम आई। क्या वहाँ पर अगर ममता बनर्जी के सामने कोई अगर बीजेपी चेहरा दे दे तो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से वहाँ लोगों को, या उनके लिए ममता या फिर कोई और कोई भी? देखिए, जब मुझे लगता है कि जब हम बंगाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बंगाल की जो बाकी राज्यों से थोड़ा सा अलग इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ लगातार 2 सरकारों ने 50 साल राज कर लिया कंटिन्यू, जिसमें से एक सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी जिसने लेफ्ट सपोर्टेड एक हिंसक विचारधारा को बहुत लंबे समय तक सपोर्ट किया। और उनको ये मालूम था कि वो पूरे देश पे नहीं आ सकते क्योंकि देश की चेतना में कम्युनिज्म का कोई एकाकार होने का कोई कारण दिखता नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने बंगाल को एक ऐसा आइलैंड बनाने की कोशिश की जिसको वो रेस्ट ऑफ इंडिया से थोड़ा अलग दिखा सकें, उसके अंदर एक अलग किस्म का वो भर सकें, का अहम आ जाए कि हाँ सब हम बंगाली है, बाकी बात भद्रलोक, हाँ मतलब भद्रलोक से दिया। फिर बांग्ला है कि हम लोग जो सोचते हैं हिंदुस्तान 150 साल बाद सोचता है, जो बंगाल आज सोचता है, ये सब चीज़ों के साथ उन्होंने एक ऐसा इंटेलेक्चुअल उन्होंने सोचा कि हाँ, उसको खड़ा किया कि हमारी भाषा अलग है, हमारी लैंग्वेज, हमारा लिटरेचर, और वो उसको भरते रहे पूरी तरह से। उसके बाद ममता बनर्जी उनको मिली। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में आती तो शायद कुछ और होता, कांग्रेस में जिसमें वो थी मूलतः, उसके साथ शायद ये रथ का पहिया घूमता वापस, जैसे बाकी राज्यों में चुनाव की तरह हो जाता है उस तरह रहता। नहीं, वहाँ ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी से आई। रीजनल पार्टी की भी दिक्कत ये है कि उनको उन लोगों को बार बार बचाना है अपने मतदाताओं को, तो उनको उसी जो एक
एक फर्ज वो तैयार किया था, जो एक तरह से मैं कहूँ मैचोमैन या जो भी अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल, बाकी इंडिया से बहुत यूपी बिहार के लोगों से गंदा उनको लगता होगा कि नहीं ये सब है, वहाँ इस बात की फीलिंग बहुत आती है उन लोगों में। तो वो जो है उन्होंने उनको तैयार किया था। ममता बनर्जी ने रीजनल पार्टी को बनाए रखने के लिए इस ताकत को और ताकत दे दी, इस आइडिया को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने एक ऐसा मतदाता ज़रूर तैयार किया जो उनका है। तो उसको काटने के लिए बीजेपी को एक ऐसा बंगाली चेहरा चाहिए था जो उस पर ज़्यादा असर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, योगी या माफ़ कीजिएगा हेमंता, हाँ, उनके अलावा आपको बहुत ज़्यादा चेहरे वहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। उनको एक लोकल चेहरा चाहिए क्योंकि वो ये मान लेंगे कि हाँ ये है, हमारे पास ये ताकत है। तो वो चाहिए था। मुझे लगता है शुभेंदु अपने इलाके में बहुत मजबूत रहे, लेकिन वो बाकी में क्या कर पाए या पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स क्या रही है वो तो उनको है। लेकिन आम जनता भी वैसे इसमें ज़्यादा नहीं पड़ती। आम जनता जैसे बीजेपी का वोटर है तो उसको देना है, और उनको एक ही फैसला कर रहे हैं वो लोग कि हमको हटाना है, ममता को हटाना है। इस लड़ाई के साथ वहाँ है। तो लड़ाई इस बार फिर दो में बट जाएगी, और ममता बनर्जी चाहती भी यही है कि पूरी लड़ाई सिर्फ दो में कन्वर्ट हो जाए, या तो मैं या वो। तो उसमें जो उनका वोट स्प्लिट होता उसको वो रोक पाने में कामयाब होंगे। हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट भी वहाँ पर हैं, जो कि जो वोट जो हैं बट जाते हैं, जिसके चक्कर में बीजेपी को जिसका नुकसान होता है। पर आप जिस तरह से बात करें, ममता बनर्जी जिस लेफ्ट के को मात देकर आई थी और जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो एक अलग तरह की थी, पर जिस हिसाब से हमने चुनावी हिंसा पिछले बार देखी है तो हमें लेफ्ट की कमी महसूस नहीं हुई। जो अब हम यहाँ बैठ के या दिल्ली में बैठ के देखते हैं पश्चिम बंगाल को, ऐसी हिंसा पूरे भारत में आप बता दीजिए किसी भी राज्य में, बिहार पहले बहुत हुआ करता था, बूथ कैप्चरिंग वगैरह हुआ करती थी, पर इस तरह की निर्मम, यानी आप लोमहर्षक कह सकते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से आई थी, वो तस्वीरें पूरे भारत में कहीं से नहीं आती जो हमने 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में देखा था। जो भद्र लोग, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी अपने आप को कहते हैं, दूसरा वहाँ डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, जो अब अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो वो डेवलपमेंट भी देखते होंगे, डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होता, वो स्थिरता वहाँ दिखाई नहीं देती है, कंपनीज़ को भी इतने निवेश नहीं होते। ये बड़े कारक होते हैं जो किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आम जनता को क्या ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं? क्या इस आधार पर भी वो चलेंगे, या फिर हमारा माटी मानुष वाला मामला जो चलता है, माँ माटी मानुष, उसी पे जाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो जीत का पूरा फाइनल रिजल्ट से निकलेगा कि भाई क्या है। लेकिन वहाँ जो है ममता बनर्जी ने अपना एक वोट बैंक तो बनाया हुआ है। देखिए, एक दूसरा क्या है कि जो सबसे अलग बात उनको कर रही है, असम के अलावा और किसी राज्य में 30%, मतलब हम लोग कश्मीर को देखते हैं तो वो एक हिस्सा है, वैली है। फिर हम एक असम को देखते हैं जो 34% जहाँ की मुस्लिम आबादी, ये अपने आप को 27 से 30% वहाँ क्लेम होता है। लेकिन ये कम्प्लीटली पूरी तरह से एकदम ममता के साथ अटैच है। तो ममता की लड़ाई वहाँ बहुत ज्यादा वोट की नहीं है। आप बताइए, 30% तो ये हो ही गए ना, 30 तो कंसोलिडेटेड है ना। ये एक ऐसा वोट है जो 80 से 90% गिरता है ना। तो आप उसमें जो गिरे हुए वोट में परसेंटेज और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये हमने तो एक सीधा डाटा दिया, लेकिन जो टोटल वोट पड़ेगा इसमें से इसका पोलिंग होगा 80 से 90%, उधर पोलिंग होता है 70 से 75%, तो आप उसमें वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ममता बनर्जी ये जानती हैं कि मुझे सिर्फ हिंदुओं के इतने % वोट चाहिए। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जो पहले इलीट जिसको कहते हैं, जो भद्र में तब्दील होता है, वो कैसा भद्र है वो जानते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उनकी मतलब वो है तो वो आप ये सोच के देखिए कि वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या करता है। वो पूरा सिस्टम जब कांग्रेस सत्ता में होती है कांग्रेस को सपोर्ट करता है, वो सिस्टम जब लेफ्ट होता है तो लेफ्ट को सपोर्ट करता है, जब ममता बनर्जी आती हैं तो ममता बनर्जी को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है। तो वो वोट उनके पास इंटैक्ट है। वो अभी उसमें क्रैक आने शुरू हुए थे, लोगों ने कहा, लेकिन मुझे एक बड़ी हैरानी हुई कि जो लोग भले ही कुछ भी कहें, आज भी वहाँ बहुत सारे लोगों के मुताबिक उनको बांग्लादेश का कोई भी मुस्लिम घुसपैठिया भी उनको यूपी बिहार के लोगों से ज़्यादा पसंद है। ये वो जनरली लोग वहाँ पे ये बात कही जाती है। हाँ। तो ये जो है
मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस पूरे मसले में वो अपने वोट बैंक को कैटर करने में, बीजेपी के पास एक ही पॉजिटिव पॉइंट है। एक तो आपने 7-8% लोग जो फर्जी, जो घुसपैठिए, जिनको इसीलिए तैयार किया गया था, अब वो कह रहे घुसपैठिए क्या, अरे जिनके नाम कट गए एक तरह से तो वो तो घुसपैठिए ही थे ना, वो बांग्लादेश से आए नहीं आए सवाल नहीं है साहब, वो फर्जी थे ना। उस मतदाता सूची में तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो उसके योग्य नहीं थे, वो थे, तो यही घुसपैठ होती है। तो उन्होंने, बीजेपी ने सबसे बड़ा है कि 8 से 10% वोटों को, जिनसे कि वो कर सकती थी। देखिए यूपी, बिहार, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होगा कि अगर मेरा बूथ मजबूत है, मान लीजिए मैं बीजेपी का हूँ, मेरा बूथ मजबूत है, तो वहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ हिस्से मेरे होंगे, तो मैं वहाँ ठप्पे लगवा दूंगा। मतलब ठप्पे अब नहीं होते, मतलब एक जो अंदाज मतलब लोगों की आदत वही है। उसी तरह से अगर वहीं किसी दूसरे हिस्से में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के सपा मजबूत है तो सपा करा लेगी, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में करेंगी तो दीदी करेंगी, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है, निकलते भी नहीं है फिर कोई वोट भी नहीं देने उनको जाता। बूथ तक लाना एक बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है ये तो सबको दिखाई दे रहा है और आंकड़े अपने आप बोल रहे हैं। बंगाल के लोगों को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा, जो वोट कंसोलिडेशन ममता बनर्जी का है, मुस्लिम वोटर्स का, ये वहाँ के जो भद्रलोक या जो बाकी के हिंदू समुदाय हैं उनको दिखाई तो दे रहा होगा ना? क्या उनको नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा पश्चिम बंगाल की संस्कृति पे और विकास पे? वहाँ ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है दीप्ति, क्योंकि आप वहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ जो हम सोचते हैं उससे उलट वहाँ दिखता है। उनको लगता है कि अभी भी ममता दीदी पैसे देती हैं उनको, जो दुर्गा पंडाल है, 1,10,000 इस बार हर एक को दिया गया, हर एक क्लब को, हर एक को देते हैं। वो क्लब कल्चर है, वो स्ट्राइकर खेलते रहते हैं, वो सब चीज़ें, और वो बाकी सबको कंट्रोल करते हैं। तो ये सिस्टम ने वहाँ कल्चर के सवाल को ही गौण कर दिया। वो तो एक फ़ायदे का सवाल हो गया ना कि किसको कितना फ़ायदा मिल रहा, तो वो उन्होंने एक बड़ी कम्युनिटी को इस तरह कंट्रोल किया। और फिर दूसरा, बीजेपी 70% में से वोट लेने होंगे उसको, तो जब बीजेपी को टोटल 70 में से जो वोट लेने हैं, 70 कहिए 69 कहिए, उसको उसमें से 44% लेना है बीजेपी, और इनको 30% तो है ही, बस 14 का खेल है, इनको 12 से 14 खेल है, जो वो मैनेज करने की कोशिश कर ही लेती हैं। एक बात और, अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पूरा विवाद वहाँ पर हुआ उनके प्रोटोकॉल को लेकर, उसको लेकर जो बयानबाजी चली है, एक छवि राज्य की ख़राब होती है कि अगर आप राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को नहीं मैनेज कर सकते हैं तो वहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। और कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भी हमने कई ऐसे वहाँ केस देखे हैं जहाँ पर यह प्रश्न उठा है कि बंगाल के अंदर कैसा कानून, क्या वहाँ पर ये बातें चलती हैं, या इसको लेकर भी लोगों को लगता है कि ये बस कहने के लिए और कर दिया गया है? राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल जो है उसको नहीं अगर प्रशासन सुरक्षा दे पाया उस तरह से, तो देखिए ये प्रशासनिक इशू है। हम देश में अगर देखेंगे, प्रेसिडेंट के लिए तो कोई नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आपने देखा स्टालिन कहीं गायब हो गए, फला कहीं गायब हो गए, वो, लेकिन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हाँ। प्रेसिडेंट सर्वोच्च है। हाँ। प्रेसिडेंट स्वयंभू है। प्रेसिडेंट में आप ये नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बन, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिलके संसद। तो आप जो है, जब आप ऐसा उनके साथ ये करें, क्योंकि ममता दीदी अब इतनी ज़्यादा अपनी श्रृंखलाओं में आगे निकल गई हैं, वो ये चाहती हैं कि मुझको वो सरकार एक कोई गलती करे, केंद्र सरकार एक राष्ट्रपति शासन दे दे, मुझे विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए जिससे। हाँ। और बीजेपी अब ये समझ रही है। पहले तो उसका फायदा होता, हालांकि उनका आदमी ये मान रहा है, बीजेपी का हर वोटर ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट रूल के अंदर चुनाव होगा तो हम हर हालत में जीतेंगे, वो लोग कहते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि 2500 कंपनी दे दें तो हम एक बार में सिंगल फेज में चुनाव करा देंगे तो भी जीतेंगे। अभी जब सीसी वहाँ थे, कल परसों तक थे, कंप्लीट वो पूरी बेंच गई थी, फुल बेंच थी, जिसमें काले झंडे दिखाए। सिर्फ आप सिर्फ राष्ट्रपति की बात ही नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग के साथ ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा। आप जिस तरह के हालात वहाँ देख रहे हैं, उन सब की इच्छा ये है, ममता बनर्जी केंद्र को उत्तेजित करना चाहती हैं, पूरा एक मैसेज वो देना चाहती हैं कि साहब हमको अब दे दीजिए, अब देखेंगे। क्योंकि अब उनके सारे जो तीर हैं वो चूक रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए,
7-8% ये साफ हो गया। और पिछले 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी होगी ना, कम तो नहीं हुई होगी। एक और बात कही जा रही चुनाव आयुक्त की, आपने जब बात की कि पिछले बार 8 चरण में, जहाँ तक मुझे याद है 8 चरणों में बंगाल में चुनाव हुआ था, है ना, 7 या 8 चरणों में हुआ था। इस बार कहा जा रहा है कि ये चरण कम किए जाएं, शायद सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है। इसकी क्या वजह है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव को निपटा दिया जाए? दरअसल उससे क्या होता है कि हम लोग जो बूथ कैप्चरिंग का और उसका सबका एक मैकेनिज्म होता है, हम लोग तैयार करते हैं पार्टियां। अगर वो एक साथ अगर चुनाव हो जाए तो सब अपने अपने इलाके में हो पाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये कोशिश की जाती है कि आप जो कब्जा करने वाले, बूथ के लूटने वाले लोग हैं, उन सबको उनके इलाकों में ही रोक दिया जाए। बिजी हो जाएंगे अपने बिजी हो जाएंगे, अपना पहले अपना जीतना है। फिर वो क्या करते हैं, एक बार यहाँ से खत्म, यहाँ चरण खत्म हुआ तो वहाँ शिफ्ट हो जाते थे। इसीलिए अभी जब ये हुआ, अभी जब फुल बेंच के सामने, तो सीपीएम ने भी, कांग्रेस ने भी और बीजेपी में सब ने यही मांग की कि मिनिमम चरण होने चाहिए, जिससे हिंसा के 2 से आसार 3। कम रहे। हाँ जी, इसी वजह से। अच्छा, एक और चीज़ है, ममता जी के राज्यपाल से संबंध जो है, हम पिछले चुनाव में भी देखें जब धनखड़ जी वहाँ पर राज्यपाल थे। अब अभी सीवी बोस जी जो हैं उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया और नए जो हैं RN रवि जो हैं वो वहाँ पहुँच गए शपथ लेने। राज्यपालों से इनकी कभी कुछ बनती नहीं है, यानी डॉक्टर CV आनंद बोस जो थे इनके साथ भी इनकी नहीं बनी। ममता जी ये दिखाने के लिए क्योंकि राज्यपाल वहाँ से आया हुआ होता है, अपनी कोर वोटर को या समर्थकों को दिखाने के लिए कि मैं देखो खड़ी रहती हूँ, मैं लड़ती रहती हूँ, यही उनके नेचर में ही है कि लड़ना ही है। ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि अपना, कई बार हम होते हैं कि उस पर चले जाते हैं, सत्ता का एक पूरा दिमाग पर चढ़ जाती है। तो ममता बनर्जी को लगता है कि उनके सामने अब कोई नहीं, राज्यपाल उनको केंद्र का आदमी ही लगता है। वो सिस्टम में यकीन नहीं करती, क्योंकि जब याद कीजिए उनके राजनीतिक प्रादुर्भाव जो हुआ, वो जब वो जेपी की गाड़ी पे चढ़ गई, हाँ, युवा नेत्री जेपी गाड़ी पे चढ़ गई, फिर उनको टिकट दिला, उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया, ये सब चीज़ें, तो उनकी ज़िंदगी में ये सब दिखेगा। जब भी होगा गुस्से में निकल पड़ेंगी सड़कों पे। राइटर बिल्डिंग से उनको जब बाहर निकाला गया, उन्होंने कहा मैं वापस कब लौटूंगी। तो ये सारी कहानियाँ वहाँ हर आदमी को रटी हुई हैं। अब ममता बनर्जी एक लेवल के बाद अपने सामने ना सुनने की आदत नहीं रहेगी। अब उनको लगता है ये राज्यपाल भी मुझे नमस्ते क्यों नहीं करता, जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए कर दिया, उसी तरह उनको राज्यपाल को क्या समझेंगी। सही तो बात उसी स्थिति में आ गई है। जबकि RN रवि चूँकि बहुत ही सीजन्ड अफसर रहे हैं, बहुत ही शानदार अफसर रहे हैं, और उनको इस तरह के लोगों से निपटने का अनुभव, IPS अधिकारी रहे, वो स्पेशल डायरेक्टर आई भी रहे। नॉर्थ ईस्ट के कार्यों को बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया, और अभी स्टालिन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो आपको लगता है बहुत सोच समझ के इनको पश्चिम बंगाल भेजा गया है? हाँ, मुझे भी लगा कि अचानक ये कैसे हो गया। ये नाम जो सामने आया है, ये नाम वहाँ से, क्योंकि ये पूर्व उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी भी हैं, और ऐसे व्यक्ति को वहाँ राज्यपाल बनाकर भेजना जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव जहाँ पर हमने पिछले बार बहुत हिंसा देखी थी। तो क्या इनके जो प्रशासनिक गुण हैं ये वहाँ पर मुझे लगता है कि राज्यपाल के तौर पर वैसा सर्व कर पाएंगे? दरअसल क्या है कि एक लाइन ये भी है कि ममता बनर्जी जिस लेवल पे जा रही हैं, वो लेवल उनको इस पूरे चुनाव को प्रेसिडेंट रूल में ना करना पड़ जाए। ये भी बहुत सारी चीज़ें माफ़ कीजिएगा, हालांकि मुझे लगता नहीं है। हाँ, नहीं, जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होगी तब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, तो अब लोग कैसा जो लगेगा? है ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से वो हर एक लेकर कोर्ट में आ रही हैं, हर चीज़ ले रही हैं, तो वो पूरा नहीं होगा। 7 मई तक आपको सरकार की शपथ हो जानी चाहिए, तो उस दिन लास्ट डे है। तो अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक पूरी विधानसभा भंग हो जाएगी, उसमें कोई वो नहीं होगा, उसमें कोई आदमी नहीं होगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो कौन होगा? प्रेसिडेंट रूल के तौर पर वहाँ होगा। ये जनरली बातचीत की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का जो मुझे रुख दिखा, यहाँ कोर्ट में दिखा, अभी वो सब दिखा, तो मुझे लगता है नहीं, वो चुनाव ही चाहती हैं। ये प्रेसिडेंट रूल तो सरकार भी मुझे नहीं लग रहा कि होगा। लेकिन RN रवि जैसा प्रशासक जो ऐसे समय में, जिसको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर को कहाँ बिगाड़ा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट, चूँकि पहले गेट जो है नॉर्थ ईस्ट का वो कोलकाता ही था ना, बिल्कुल, हाँ। सारी चीज़ें तो वहीं से मूवमेंट होती थी। उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट ही कवर किया। वो तो 75 से अफसर,
मैं वही कह रही हूँ, उनके पास प्रशासनिक गुण भी है। हाँ, और उनको मालूम है कि ऐसी स्थितियों को कैसे निपटा जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसीलिए किया गया। और चूंकि क्राइसिस मूवमेंट बहुत हुई, बीजेपी के लिए समस्या ये नहीं है कि उसको जीतना कैसे, बीजेपी के लिए समस्या ये है कि उस सिस्टम को कैसे बनाए रखना है कि अचानक वो ब्रेक करने में कामयाब ना हो जाए ममता बनर्जी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, ये सबसे बड़ी। ये कह सकते हैं ना कि पिछले बार से कुछ सबक बीजेपी ने भी लिया है, जिस तरह से सिचुएशन खराब हुई थी चुनाव के दौरान। अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, धीरेन्द्र जी फिर से वहां पर जाएंगे पश्चिम बंगाल, और पांचजन्य के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो लगातार भेजते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, बारीकी से नजर रखते हैं और हर बारीक बात हमें बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर कैसी बनेगी चुनाव के दौरान, इस पर धीरेन्द्र जी हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि जब आप पश्चिम बंगाल में होंगे, इससे बेहतर और क्या होगा पांचजन्य के लिए कि आप वहाँ से पूरी जानकारी चुनाव की हमें देंगे। आज आप यहाँ पर आए, आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।